हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टॉक विद रजत एपिसोड 5 में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है भरत बेनीवाल। भरत बेनीवाल ये नाम जो है राजस्थान के हर युवाओं का फेवरेट है, क्योंकि छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है राजस्थान की किसी भी स्टूडेंट को तो चेहरे पर नाम होता है भरत बेनीवाल, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड के अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले तो भरत जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जी बिल्कुल। आपको भी धन्यवाद, और रजत भाई को भी, और साथ में आपके जो चैनल के व्यूवर्स हैं उन सभी को भी का भी आभार कि आप सभी साथी जुड़े हुए हैं इनसे लगातार, और इनका अच्छे से जो है फॉलोअप भी देते हैं, और बहुत अच्छे स्तर पे आगे आने वाले वक्त में ये चैनल जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे मुद्दों को उठाते हैं। बिल्कुल। तो राजस्थान के जयपुर के झुंझुनू के इन सभी क्षेत्रों में युवाओं को जब भी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आपसे वो मुलाकात करते हैं और समस्या का समाधान इंस्टेंट मिलता है। बिल्कुल। तो कैसे आज एक सामान्य से भरत बेनीवाल जो हैं इतने लोकप्रिय हो गए हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या कहानी है इसके पीछे? जी देखिए, मैं शुरू से ही जब छोटा सा था तब से ही, जैसे मान लीजिए कि थर्ड फोर्थ क्लास से था, तब से ही जब माता पिता और फैमिली जो बैकग्राउंड था मेरा, वो पूरा हेल्पिंग नेचर के हिसाब से रहा है। एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, यही चीजें सीखी थी संस्कारों में। फिर धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे बड़े होते गए, तो एक फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास से फिर ट्वेल्थ तक क्या, मैं हर क्लास में मॉनिटर रहता था क्लास का। मतलब पढ़ाई में भी बिल्कुल बढ़िया थे? बिल्कुल, पढ़ाई में भी टॉपर था मैं। झुंझुनू में सेकंड थर्ड रैंक रहता था मेरा। 10th बोर्ड 12th बोर्ड में भी बहुत अच्छी परसेंटेज रहती थी। और 12th में फिर बायो ले लिया था कि भाई चलो मेडिकल फील्ड में जाने का सोच लिया था। घर वाले भी कहते थे मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, तो बाकी मेरा तो सपना आईएएस और आईपीएस के हिसाब से था। मैंने आईएएस की बाद में कोचिंग भी की थी कुछ दिन दिल्ली में। स्पोर्ट्स फील्ड से भी रहा हूँ। स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद था, जिसमें बॉक्सिंग खेलता था, किक बॉक्सिंग, क्रिकेट में भी मैंने स्टेट तक खेला है। और जैसे एथलेटिक्स में मैंने 100 मीटर रेस किया है, स्टेट खेला हूँ, नेशनल खेला हूँ। और ज्यादातर वॉलीबॉल से लेकर सारे गेम्स में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। लेकिन क्या है, थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान था। और वो कहते ना, दो नाव पे सवार होके नहीं चल सकते। अब घर वालों का भी सपना पूरा करना था कि भी मेडिकल फील्ड में जाना है, और साथ में मेरा अलग सपना धीरे धीरे क्रिएट हो गया। फिर वो सपना क्यों क्रिएट हुआ और कैसे, जो है आपने पूछा अभी जो मुख्य रूप से क्वेश्चन, वो यहीं से शुरुआत होती है कि मैं 12th के बाद आया, तो जैसे ही कॉलेज लाइफ में आया और मेरी मेडिकल की पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो उस दौरान फर्स्ट ईयर में जो है हमारे जो है पहले क्या नियम हुआ करता था कि भी अचानक से नियम बना दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। आरयू के अंडर में उस टाइम हम आते थे, जितने भी मेडिकल छात्र थे सब आरयू के अंडर में आते थे, और जितने भी बीटेक वाले थे उस वक्त वो भी आरयू के अंडर में आते थे। कॉलेज आपने झुंझुनू से ही किया? नहीं, मैंने जयपुर से। फिर जो है हम लोग वहां से जब मेरी शुरुआत हुई, तो फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो फीस का नियम बना दिया एक नया कि कोई भी व्यक्ति को अगर ईयर बैक लग गई, यानी आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं मान लो, या 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें एक में भी, 2 में, 3 में भी फेल हो आप, ईयर बैक लग गया आपको, तो आप अगली क्लास में फिर नहीं जा सकते, और 1 साल एक्स्ट्रा आपको उसी क्लास में देना पड़ेगा। जब तक वो पास नहीं हो जाओगे सेकेंड ईयर में जाना नहीं हो सकता। तो ऐसे में जो है आपको उस साल का जो है फीस वापस देना पड़ेगा। तो फीस वापस रिटर्न देना पड़ेगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में, फार्मेसी कॉलेजेस में, डेंटल कॉलेजेस में फीस होती थी बहुत ज्यादा। तो मतलब ऐसे में हमने फिर जैसे ही ये मामला हुआ, तो कॉलेज वाले खुद, प्राइवेट कॉलेज वाले इंटर मार्क्स कम भेज के, प्रैक्टिकल मार्क्स भेज के, कम भेज के फेल कर दिया करते थे बच्चों को, ताकि 1 साल की एक्स्ट्रा फीस उन लोगों को मिल सके। तो फिर मैंने आंदोलन किया। शुरुआत में ही फर्स्ट ईयर में आते ही मेरी आंदोलन से शुरुआत हो गई, और हमारी कॉलेज में आंदोलन होने के दौरान थोड़ा एक्साइटेड हो गए कुछ स्टूडेंट्स, और क्या है, मैनेजमेंट ने बहुत बड़े स्तर पे हम लोगों के खिलाफ जो है कि आपको कॉलेज से निकाल रहे हैं, तो फिर परेशान हो गए सभी। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और हम लोगों ने आंदोलन किया उस वक्त। तो उस वक्त के दौरान थोड़ा कॉलेज में जो है कुछ युवाओं ने आक्रोशित होकर और तोड़फोड़ कर दी। ठीक है। तो तोड़फोड़ हुई तो आमेर थाने और इधर मुकदमे दर्ज हो गए, थाना आमेर लगता था, कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। फिर धीरे धीरे जो है जो टॉर्चर करना शुरू किया सभी प्राइवेट कॉलेजेस वालों ने मिलके, और एक ग्रुप तैयार कर लिया कि ये अगर इसको रोकना है कैसे भी इन लोगों को, क्योंकि अगर ये हो जाएगा, और वो तो पैसे वाले थे, महारथी थे सारे मेडिकल कॉलेजेस के जो डायरेक्टर हैं, उनसे ज्यादा पैसे वाला कौन था उस वक्त? वो तो सबसे बड़े भामाशाही वही थे, ये मान लीजिए। अब वो उनसे हमारी लड़ाई शुरू हो गई एक तरीके से।
तो इन्होंने 3 दिन मेरे को रखा, उसके बाद वापस जो है कहाँ रखा? छोड़ दिया गया आमेर थाने के अंदर। अच्छा। तो थोड़ा लगातार थाने में ही रहे, हालांकि फिर 151 में ही हुई जमानत तो एक बार के लिए, और बहुत परेशान हुए। तो मतलब स्टूडेंट को लीड आप ही कर रहे थे उस time? बिल्कुल, मेडिकल स्टूडेंट्स को सभी को लीड कर रहा था। फिर हमारा आंदोलन शुरू हुआ यहाँ पे कलेक्ट्रेट सर्किल पे। कलेक्ट्रेट सर्किल के बाद जो उद्योग मैदान हुआ करता था, उद्योग भवन के पास ही आ जाता था, ये जो स्टैचू सर्किल है इसके पास उद्योग मैदान होता था। अब आजकल तो वो बंद कर दिया। तो उस उद्योग मैदान में हम इकट्ठे हुए और बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन शुरू हुआ, और फिर उसको हमने जीत हासिल की। और ये जो तानाशाही थी प्राइवेट और हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो सबकी वो पूरी हमने निरस्त करवाई, और जो बड़े बिजनेसमैन थे इन पर रोक लगवाई। तो उसके बाद मैंने उसी मूवमेंट को और ज्यादा हाइप करके, 2006-07 की बात है, फर्स्ट ईयर की, तो उस टाइम हमने फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी एक तरीके से उद्भव करवाया कि मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए अलग से ही विश्वविद्यालय होना चाहिए। क्योंकि आरयू ना टाइम पे हमारा रिजल्ट निकालता था उस टाइम, ना ही हमारे एग्जाम्स टाइम पे हो पाते थे। 2-2 साल तक फर्स्ट ईयर चल रही है, 2.5 साल तक फर्स्ट ईयर चल रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। और मेडिकल की पढ़ाई इस तरह से 2-4 साल की डिग्रियां 8-8, 7-7 साल में, 6-6 साल में हो रही हैं। तो हालात बहुत खराब थे, क्योंकि किसी को एक बार बैक लग जाती थी तो वो तो श्योर था कि 6-7 साल उसको। ये तो वही बोर्ड एग्जाम वाला हो गया कि अगर आप फेल हो गए तो पूरा साल वापस दो। बिल्कुल, पूरा साल वापस दो। अब तो खैर सिस्टम बदल चुका है कि बैक आती है तो नेक्स्ट ईयर कुछ बिल्कुल रुपए आपको देने पड़ते हैं और उसका एग्जाम हो जाता है, फिर हो जाता है। हाँ, ये है। तो अब उसके बाद फिर हमने आंदोलन किया, तो RUHS और RTU 2 यूनिवर्सिटियां बनाई गई हमने। अब RTU जो कोटा के कुछ अप्रोचेज वाले, जैसे वसुंधरा जी थी, तो उस एरिया से बहुत एक्टिव थी, तो मुख्यमंत्री भी रही हैं उस वक्त के दौरान। तो उन्होंने कोटा ले गई वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी को, और जो है जयपुर जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी को हम रखने में कामयाब रहे, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स ज्यादा एक्टिव थे उस वक्त हम लोग। तो अपना जिस समय आप ये धरना वगैरह दे रहे थे, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था उस टाइम पर? उस टाइम मेरे तो माता पिता दोनों शिक्षक शिक्षिका रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर्स रहे हैं। गवर्नमेंट टीचर थे? बिल्कुल, प्रिंसिपल पापा हेडमास्टर रहे हैं, और मम्मी भी हेडमास्टर से रिटायर हुई थी मिस्ट्रेस से। तो ठीक है, अब वो तो अभी रिटायर हुए हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षिका उस वक्त थी। मतलब ऐसे धरना वरना दोगे तो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाओगे? बिल्कुल, वो तो बहुत ज्यादा डांटते थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे क्या, शुरू से जो बचपन से ही कुछ गलत अगर हो रहा है मेरे सामने और कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। 7th-8th में भी मुझे कई बार 2-3 बार स्कूल से इन्हीं कारणों से रेस्टिकेट भी कर दिया गया था। बिरला स्कूल में था, बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल में पिलानी, तब वहां से निकाल दिया गया था। फिर वापस से मेरे को लिया गया, फिर वापस से फिर मैंने दोबारा निकाला। मेरे को क्या है, कुछ टीचर्स ज्यादा ही बच्चों को पीट देते थे, तो दिमाग थोड़ा सा घूम जाता था कि यार ये गलत हो रहा है। चलो ठीक है, स्टूडेंट से गलती हो जाती है, लेकिन फिर थोड़ा सा क्लास मॉनिटर होने के नाते फिर मैं एक बार इस्तीफा भी दे दिया था 8th क्लास में भी। फिर मतलब जिस चीज के लिए उस टाइम पर संघर्ष हो रहा था, आज वो कहीं पर हमें देखने को मिल रही है कि अब सिस्टम जाके वो चेंज हुआ है। बिल्कुल, वही उसी टाइम से आज के टाइम पे मतलब स्कूल में बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। उस वक्त तो ये मान लीजिए कि बच्चे को बोले कि भाई, ये कहते थे कि बोले दादागिरी कर रहा है थोड़ी सी लड़का, यूं कहते थे, इसको इसका इलाज तो टीचर ही करेगा। मतलब पहले क्या, टीचर्स को खुली छूट थी, हालांकि काफी हद तक मैं उसको सही भी मानता हूँ। ऐसी बात, पेरेंट्स भी देते थे छूट, आप तो ठोको। हाँ बिल्कुल, पहले बहुत काफी स्ट्रिक्ट थे पेरेंट्स भी। और आज के जो युवा है, मैं मानता हूँ इंडिपेंडेंसी भी जरूरी है, बट जो है जहां थोड़ा बहुत रेगुलेशन होना चाहिए, वो रेगुलेशन भी आवश्यक है। क्योंकि ये मान लीजिए कि आजकल जो है 7th-8th क्लास से जो है हालात बहुत बिगड़ जाते हैं। बड़े बड़े फोन जो हाथों में आ जाते हैं बच्चों के, और फिर वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई आज आप गूगल पे कुछ भी डालोगे सब कुछ मिल जाएगा, और रील्स तो इतनी गंदी आती हैं। फिर आप 7th-8th क्लास के बच्चों को आप गाने देखिए आज की तारीख में, कितने तेरे यार ने खोल लिया बदमाशी का ट्यूशन सेंटर, और पता नहीं क्या क्या गाने आ जाते हैं, पूरे दादागिरी के गाने। मतलब आप देखेंगे कि नशे पे गाने, हनी सिंह के तो 70% गाने नशे पे हैं। वो पूरे टाइम मतलब एक गाने में तो मैंने देखा है कि अपनी वेन्स के अंदर और इनमें जो है लगा के, और उसको इंजेक्शन को दारू पी रहा है, मतलब यहाँ से ले रहा है दारू को। तो इस तरीके के जो हालात हैं
वो चीजें उनको रोकना बहुत जरूरी हो गया। और 7th 8th क्लास में ही बच्चे के जिस तरह का वो गाने सुनेगा, जिस तरह के माहौल में रहेगा, ऑटोमेटिक फिर वो उसी तरह से। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज आजकल ये देखते हैं अपन कि अपन तो बच्चों को बोलते हैं कि स्क्रीन से दूर रहो, हाँ, लेकिन हाँ। वहीं पे न्यू एजुकेशन के हिसाब से स्मार्ट हाँ, बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिस स्क्रीन से आप बचा रहे हैं बच्चों को, हम्म। ब्लैक बोर्ड तो आज हो चुका है, स्क्रीन बन चुकी है, स्मार्ट बिल्कुल। बोर्ड बन चुका है। स्मार्ट बोर्ड बन गया है। बस यही है कि उसको जो है अपन एक रेगुलराइज करें, मतलब पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना उसको एकदम अपने कब्जे में लेके टीचर्स अपने अकॉर्डिंग उनको ऑनलाइन तो कराएं, लेकिन उसमें पाबंदियां भी बहुत जरूरी है, बहुत सारी, और स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है कुछ चीजों पे। अब आप देखिए एप्स पे जो है सरकार करे इन पे काम, क्योंकि अपन अपने या टीचर्स के सोचने से नहीं हो पाएगा, ना ही पेरेंट्स के सोचने से हो पाएगा। सरकारें इन चीजों पे कसे शिकंजा की भी ऐसे टाइप के गाने नहीं बनेंगे। और इस तरह की जो साइट्स आती है जिन पे आप रील्स देखिए, इतनी गंदी गंदी नंगे नाच चल रहे हैं आप देखिए, तो उसको रोकें। प्लस गेमिंग साइट्स सबसे ज्यादा खतरनाक है आने वाले टाइम में। जो ये गेमिंग की एप्स बनी हुई हैं, 5000 के करीब गेमिंग ऐप बन चुकी है और उससे भी ऊपर ही चली गई, और पूरा युवा उस गेम्स को खेलता रहता है। और उस पे आजकल सट्टा और चलने लग गया, पैसे लगाते हैं लोग। कुछ नहीं होता, अपन युवाओं की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। आपको तो बहुत सारे युवा फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो आजकल क्या देखते हैं अपन, जो गेम्स वगैरह है, बहुत सारे लूडो वगैरह चल रहे हैं और ताश के गेम चल रहे हैं, बिल्कुल। इसमें लाखों रुपए हार जाते हैं बच्चे, और बहुत फिर चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये मुद्दा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस मुद्दे पे स्पेशल। हालांकि सरकार का उसके बाद थोड़ा ध्यान गया था, लेकिन उस वक्त जो है गहलोत साहब थे सीएम, हमने राजस्थान स्तर पे की थी। ये मैं चाहता हूं कि एक बार इसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे भी इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं अभी, जाना चाहिए। और बहुत गलत हो रहा है। आने वाले जो यूथ है, बहुत बुरे हालात पैदा होने वाले हैं अगर इसी तरह से चला। तो ये मान लीजिए कि वीवो, एमआई और ये जितने फोन्स थे आप देखिए पूरे चाइना से आए थे लगभग उस वक्त, और ज्यादातर फोन। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे चाइना ही अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गया पूरी तरह से। बिल्कुल, हर अपडेट के बाद आपके बिल्कुल। फोन हमारे डाटा एप्लीकेशंस आ जाती है। बिल्कुल, हमारे डाटा तो चाइना के पास जा ही जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से जो गेमिंग एप्स भी ज्यादातर चाइना से, टिकटॉक तक वो बाहर से आता था सब कुछ। पहले टिकटॉक बंद किया तब जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ था, लेकिन अब उससे भी खतरनाक साइट्स आ गई। अब आप देखिए, पता नहीं, एक तो गेमिंग ऐप तो आई गई और कुछ डेटिंग एप्स वगैरह भी आजकल कुछ ज्यादा ही हो गई है। वो सुनने में आया था कल परसों, कोई केस आया था मेरे पास कि उसके थ्रू ब्लैकमेलिंग हो रही है और कुछ हो रही है। इतनी एप्स हो गई, वीडियो कॉलिंग आ जाते हैं किसी के पास किसी भी नंबर से, और किस तरीके से जो है गर्ल्स वगैरह करें या बॉयज करें, फिर वो उनको ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल, अभी जो वीडियो चैट है वो चल रहा है काफी ज्यादा, और बहुत बुरे हालात हैं इस चीज में। और हमारा देश, ये मान लीजिए कि हमारी जो ये युवा पीढ़ी आने वाली, इसमें से 80% पीढ़ी जो इन सब का कोई ना कोई कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है। और चाहे गेमिंग ऐप का हो, डेटिंग ऐप का हो, या अदर जो साइट्स है उनका हो, या आप देखिए गाने जो हैं इनकी वजह से हो। जो क्राइम है ना वो बहुत आखिरी चरम पे चल रहा है, बहुत बुरे हालात है आज। जो क्राइम है बेसिक रूप से मेनली क्राइम ही यही हो गया है। ऑनलाइन जो क्राइम है वो बढ़ गया है, डकैतियां सारी ऑनलाइन होने लगी। पहले तो क्या डकैत आते थे तो बोले पिस्टल लेके आते थे और बंदूकें लेके आते थे, फिर वो बैंक लूटते थे। बहुत मशक्कत उन लोगों को करनी पड़ती थी, इस तरह के हालात थे। और आज आप देखिए ऑनलाइन डकैती होती है, पता ही नहीं चलता कब पैसे गायब हो गए अकाउंट में। एक ओटीपी आता है और लिंक पे क्लिक होता है और ओटीपी आता है और धड़ाम से पैसे गायब। उन पे भी कोई विशेष काम नहीं हो पा रहा है। तो जो आईटी एक्सपर्ट्स है ना हमारे देश के, उनको आगे अच्छे से रोजगार देने की भी आवश्यकता है, और उन युवाओं को आगे बढ़ाकर और आईटी के सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इजराइल की तरह और इन सब की तरह हम लोगों को जो है उनकी तर्ज पे चलते हुए बहुत अच्छे से जो आईटी पे काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो आईटी वाली पुलिस है एक तरीके से, उस पुलिस को तैयार करना पड़ेगा, पूरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पूरा साइबर पुलिस को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अभी आप जैसे बता रहे थे कि फर्स्ट ईयर में आपने उसको लेकर आंदोलन किया। हाँ। तो एक बार तो पूरे स्टूडेंट के बीच में हीरो बन गए होंगे आप। हाँ, उस टाइम तो ये चुनाव लड़ने का, छात्र चुनाव लड़ने का कैसे आया माइंड में? फिर जैसे ही मैंने मुद्दे उठाए, स्टूडेंट्स ने ही चुनाव लड़ाया, खुद ने चुनाव लड़ाया। लड़ने का कोई मूड भी नहीं था मेरा, ज्यादा इंटरेस्ट बॉक्सिंग में था। आप में मान लो कि जिस समय आप आंदोलन कर रहे थे, उस समय करंट में भी तो कोई वहां का प्रेसिडेंट नहीं, पहली बार ही जब यूनिवर्सिटी नहीं बनी, चुनाव पहली बार हुआ। हाँ, यूनिवर्सिटी भी पहले ही हमने ही बनवाई थी और सब काम हमने शुरुआत मतलब उस समय पहला चुनाव आपने, फर्स्ट और लास्ट, उसके बाद हमने बंद भी करवा दिया। उसके बाद हमने बंद इसलिए करवा दिया कि उस चुनाव में जैसे पैसा इतना लगा लोगों का,
हम तो चलो मेरे तो जबरदस्ती लोगों ने चंदा इकट्ठा कर लिया था, 37-38 हजार रुपए इकट्ठे हुए थे, वो भी खर्च नहीं हो पाए, उसमें भी 18-19 हजार रुपए बच गए। और वो भी हमने फिर बच्चों को जो है एक कार्यक्रम करके, सभी ने मीटिंग करके एक छोटा सा कार्यक्रम, और मैंने जीतने के बाद 7-8 हजार 10 हजार रुपए मिला के एक सिंपल सा कार्यक्रम कर दिया हम लोगों ने। तो कोई विशेष वो नहीं हुआ, और युवाओं ने ही चुनाव लड़ाया था मुझे तो। लेकिन उसमें जो और जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे उन लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किया, किसी ने 2 करोड़ 2.5 करोड़, हमने कुछ सबूत इकट्ठे किए, फिर हमने कोर्ट में भी दायर किया इस मामले को कि भाई इतना इतना पैसा खर्च करते हैं लोग, और उनके वोट 1/4 भी नहीं आ पाए मेरे से। तो मतलब हालात ये थी कि भाई क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया वो पैसे के दम पे, और वही पॉलिटिक्स आज के स्टूडेंट्स के इलेक्शंस में चल रही है। उस समय जो आपके अगेंस्ट खड़े थे, आज वो है कहीं राजनीति में? नहीं, अब तो कहीं नहीं है, सब वो मेडिकल फील्ड के थे ज्यादातर। ये छात्र चुनाव की अपन बात कर रहे हैं, तो अभी राजस्थान में जो है छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले कई टाइम से लगातार विवाद चल रहे हैं। हाँ। बड़े बड़े नेता जिस टाइम पे बंद किए गए थे उसी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि फिर से चालू करवाओ। करंट सरकार बोल रही है कि विचार करेंगे। बिल्कुल। अब ये नई गाइडलाइन का कारण है कि छात्र संघ चुनाव बंद करने पड़े हैं, या फिर पॉलिटिकल रीजन है इसका कोई? देखिए, इसके पॉलिटिकल रीजंस भी है, नई गाइडलाइन का भी है, और कई इश्यूज हैं इसमें। हम लोगों ने भी, मैं पक्ष में हूँ। देखिए, इलेक्शन आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं नहीं करवाने के पक्ष में हूँ जहां तक है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जिस व्यक्ति को, कोई स्टूडेंट लीडर है खुद, छात्र, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बंद करवाने वालों में से थे उस वक्त, एप्लीकेशन दी थी बकायदा कि आप इलेक्शन बंद कीजिए। इसलिए बंद कीजिए कि इलेक्शन हो तो एक स्तर पे होना चाहिए, जातिवाद बीच में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, पूंजीवाद बीच में नहीं आना चाहिए, परिवारवाद बीच में नहीं आना चाहिए। परिवारवाद कैसे लोगों के लिए? मंत्रियों के बेटे तैयारी करते हैं, 10-10 फॉर्च्यूनर यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ऐरा गैरा नत्थु गैरा गुंडा, 2 कौड़ी का गुंडा जिसको ये नहीं पता कि आगे क्या है क्या नहीं करना है, शराब पी के दिन दहाड़े गर्ल्स जो पढ़ी लिखी, यूनिवर्सिटी में कौन आएंगे आप बताइए? 36 से 38,000 जो एडमिशन है राजस्थान विश्वविद्यालय में, आप सोचिए वहां उसके अंडर में जब वोटिंग होती है तो महारानी कॉलेज, गर्ल्स की कॉलेज भी आती है, महाराजा कॉलेज भी आता है, और को एजुकेशन के एरियाज भी आते हैं, राजस्थान कॉलेज भी आएगी, कॉमर्स कॉलेज भी आएगी, सभी कॉलेजेस के जो है वोटिंग होती है। उन कॉलेजेस में चाहे जो ही 2 कौड़ी का गुंडा दारू पी के अंदर घुस जाता है, ये इलेक्शन है, आप ये समझिए, ये कोई इलेक्शन का तरीका नहीं है। इलेक्शन करवाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, डिबेट करवाइए, अच्छा कोई जो लगे कि हाँ, जिन नेताओं को ये नहीं पता कि भाई आगे विजन क्या है, हम क्यों यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनते हैं। अभी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने बहुत सारे, क्या करवा दिया उन्होंने यूनिवर्सिटियों को? क्या वाशिंगटन बना दिया क्या? कोई बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना दिया। अब वो चुनाव जीत के चले गए, उन्होंने कभी विश्वविद्यालय के लिए कुछ किया आगे? स्टूडेंट क्या इलेक्शन जीत जाओ, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन जाओ, फिर उन स्टूडेंट्स को भूल जाओ, फिर विधानसभा आगे नाम के आगे लगा लो विधानसभा क्षेत्र। क्यों भाई, आपने स्टूडेंट्स के लिए क्या किया? आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन के, या जोधपुर विश्वविद्यालय से, या अजमेर विश्वविद्यालय से, या जितने भी विश्वविद्यालय, या डीयू से भी आप यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट का चुनाव बैठ जाते हैं, उस जीत के, उसके बाद विधानसभा की तैयारी करने लग जाते हैं। आप बताइए अपना कि मैंने क्या, रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि मैंने यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन के इन वादे किए थे और इन पे खरा उतरा हूं। पहली बात तो वादे करते ही नहीं है ये लोग, सिर्फ पूंजी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, जातिवाद इतना कि जाट को टिकट एनएसयूआई ने दे दिया तो एबीवीपी ने राजपूत को दे दिया, या एबीवीपी ने जाट को दे दिया तो एनएसयूआई ने मीणा को दे दिया। इस तरह के जो है तैयार हो गया। और इतना गंदा जातिवाद, आप मानोगे नहीं, निर्दलीय भी जातिवाद के नाम से चुनाव जीत के आते हैं। कोई विकास के मुद्दे पे या स्टूडेंट्स के मुद्दे पे कोई चुनाव जीत के नहीं आता। इसलिए दुख होता है। ऐसे चुनाव कराने का क्या मतलब, आप बताइए। नहीं, आज के चुनाव में और पहले के चुनाव में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि उस टाइम पर जो है सोशल मीडिया इतना प्रभाव में नहीं था। हाँ, तो जो काम हो रहे थे वो रियल होते थे। बिल्कुल। और उस टाइम के जितने भी छात्र नेता थे आज बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, सभी बहुत अच्छे अच्छे पदों पर है। आप कई सारे नेता देख सकते हैं, आपको मालूम है। लेकिन आज क्या है कि हर एक छात्र जो है खुद को छात्र नेता समझता है। क्यों? 10 लोग इकट्ठे होते हैं, वीडियो बनता है और वो सोशल मीडिया पर डर जाता है। पीछे राजस्थानी या हरियाणवी गाना लगता है और बन गए हम छात्र नेता। बिल्कुल, छात्र नेता। तो एक ये बड़ा फर्क है। तो आज दिखावटी वाले छात्र नेता बहुत है, लेकिन इसी के बीच में जो अच्छे नेता जो वाकई में काम करना चाहते हैं वो छुप जाते हैं। बिल्कुल छुप जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है बेचारों के साथ, की मेहनत कर रहे हैं, वाकई में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन छात्र चुनाव बंद हो गए। आप देखिए, कौन नहीं कर सकता उनकी तरह नेतागिरी। आप बताइए, पैसा, फाइनेंस, आप यूनिवर्सिटी से आप तैयारी करेंगे ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो बड़े बड़े लोग हैं पैसे वाले जो खुद पैसे लगाने के लिए तैयार रहते हैं कि मैं इस बार मैं मैदान में इसको उतारूंगा अगर थोड़ा सा भी योग्य लगता है
लेकिन आप अगर उनसे पैसा लेके चुनाव लड़ लेते हैं मान लीजिए एक बार के लिए, तो जीवन भर आपको उस व्यक्ति के लिए काम करना पड़ेगा। वो जहां बोलेगा वहीं बैठना होगा, जैसे वो काम करने के लिए बोलेगा, आगे विधानसभा चुनाव भी वो लड़ा देगा आप। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब हाँ। ये है कि किसी पार्टी का कंधा तो पकड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लोग क्या है, फिर उनको पकड़ने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को, वैसे लोगों को ढूंढने लग जाते हैं। अब ऐसे लोगों को पकड़ के आप पूंजीवादियों का सहारा लेके अगर आप ऐसा काम करेंगे तो वो तो अपने अनुसार चलाएगा, आप अपने अनुसार तो फिर कोई काम कर ही नहीं सकते। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ना, ये इस चीज की को देखते हुए बिजनेसमैन जो है, बड़े 2 नंबर के उल्टे सीधे काम धंधे करने वाले लोग, ऐसे लोगों का इनको सपोर्ट रहता है ज्यादातर को। मैं ये नहीं कह रहा सारे लोगों को, 80% लोगों की यही कहानी है। और पुराने टाइम के भी जो नेता रहे, छात्र संघ अध्यक्ष रहे, उनसे भी मैं तो सवाल करता हूं कि भाई सबकी नहीं कह रहा मैं, 20-30% की नहीं कह रहा, बाकी 70% ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने आज तक युवाओं के लिए उसके बाद क्या काम किए, मुझे ये बताइए। आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बन गया, बहुत बड़ा नाम हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है वो विधायक भी बन गए, मंत्री भी बन गए। आज तक उनसे कोई पूछे कि आपने यूथ के लिए क्या काम किया, हमें बताइए, वो नहीं बता पाएंगे आपको। फिर आप जो है विधानसभा क्षेत्र जीत जाते हैं, चुनाव, सिर्फ पॉलिटिक्स को बिजनेस बना दिया गया है। सबसे बड़ी दिक्कत ही एक चीज की है हम लोगों को, पॉलिटिक्स और लीडरशिप 2 चीजें होती हैं। पॉलिटिक्स यानी कुर्सी हासिल करने का एक तरीका, लीडरशिप यानी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना और उनके लिए नेतृत्व करके उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना, उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनको न्याय दिलवाना, या कोई अच्छे डेवलपमेंट की बातें भी करना साथ में। अब पॉलिटिक्स में क्या है, कुर्सी हासिल करने का एक तरीका हो गया कि भाई ठीक है, मुझे कैसे भी साम दाम दंड भेद कोई भी तरीके से कुर्सी हासिल करनी है, ये पॉलिटिक्स हो गई एक तरीके से। लेकिन लीडरशिप को लोग भूल गए अब धीरे धीरे। जो पूरी शानदार तरीके से लीडरशिप हुआ करती थी, उसको जो फॉलो करे, ऐसे लीडर्स का अब आगे जरूरी है पॉलिटिक्स के अंदर। जिस टाइम पे आप चुनाव में खड़े हुए थे, तो जो भी काम हम करते हैं तो एक अपना होता है, विजन होता है किसी भी चीज को लेकर कि अपने को इस लेवल पर पहुंचना है। बिल्कुल। आप क्या सोचकर उस समय जो है चुनाव में उतरे थे मैदान में? जी देखिए, उस वक्त तो मेरा तो यही था कि जो हालात थे वो बहुत खराब थे। मैं गांव ढाणियों में घूमता था, तो मरीज आते थे हमारे पास, फोन करते थे कि भाई आप मेडिकल स्टूडेंट्स हो, आप हेल्प कीजिए। कभी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती, कभी किसी पेशेंट को यहाँ पे एसएमएस में कि भाई बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। तो हमने देखा कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमजोर हैं, हालात में हैं। और उस वक्त बहुत कम एमबीबीएस किए हुए, जैसे एमबीबीएस के भी गिने चुने कॉलेजेस थे, नर्सिंग के भी 6-7 कॉलेजेस थे, फार्मेसी के भी 8-10 कॉलेजेस थे, और पैरामेडिकल के तो बहुत ही कम कॉलेजेस थे, 2-3। ये सोशल वर्क तो ठीक है, बिल्कुल। पॉलिटिक्स में आपने क्या सोच रखा था कि मतलब छात्र नेता ही बनकर रहना है या फिर उसके बाद भी अपने को आगे बढ़ना है? उस वक्त जैसे ही मैंने उस वक्त किया तो मैंने सोच लिया कि अब हम इस सिस्टम को बदलेंगे, क्योंकि हमने एक चीज मेरे मन में क्यों आई लीडर बनने की, और क्यों सोचा मैंने कि आगे एमपी एमएलए भी बनना है और सब कुछ करना है। पहले मेरा आईएएस का जो था वो मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने देखा कि नेता आईएएस को चला रहे हैं, और ऊपर से बैठ के जो सीएम है, चाहे मंत्री हैं, चाहे वो हैं, उनके जब हम लेटर्स देने जाते थे तो हम देखते थे आईएएस भी हमें कहते थे कि यार मंत्री जी से इस बारे में बात करो। तो हमने सोचा यार मंत्री जी हैवी मामला होता है, मंत्री जी का और ज्यादा मजबूत काम है, तो मंत्री क्यों नहीं बना जाए। जब आईएएस है, उनको चाहे जैसे ही ये लोग धमका रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और फिर देखा मैंने कि मंत्री कौन है, तो मंत्री से मिलने गया मैं। उस वक्त चिकित्सा मंत्री करते थे दुर्रू मियां जी। अब वो उस टाइम उनको कुछ पता ही नहीं, उनको ये पूछा हमने जाके कि साहब एएनएम की जो है भर्तियां जो है नहीं आ रही हैं, तो थोड़ी भर्तियां निकालिए, वैकेंसीज निकालिए एएनएम के लिए, स्वास्थ्य महिला स्वास्थ्य करता है। जब इस पद का नाम ही महिला स्वास्थ्य करता है, स्वास्थ्य कार्य करता है, तो मंत्री जी का जवाब क्या आया सामने से कि इसमें कितने लड़के लड़कियां, अभी तक एएनएम का कोर्स कितने लड़के लड़कियां, जब उस पोस्ट का नाम ही महिला स्वास्थ्य करता है, यानी एएनएम में बोले कितने लड़के लड़कियां हैं जो एएनएम का कोर्स किए हुए हैं। हमने ये कहा था कि भाई इसमें बेरोजगारी बढ़ी हुई है, प्लस स्वास्थ्य सेवाएं जीरो चल रही हैं हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप इन रिक्त पदों को भरते क्यों नहीं है, इनको भरिए और इन पे वैकेंसी निकालिए। तो बोले इसमें एएनएम में कितने लड़के लड़कियां होते हैं। तो मैंने कहा यार हद हो गई, इन लोगों को मंत्री बना दिया। फिर हमने इनके एजुकेशन लेवल देखा, तो मैंने कहा हद ही हो गई। अब प्रसादी लाल मीणा जी थे पिछली सरकार में मंत्री थे, वो 5वीं पास थे, कितने उनके नीचे आईएएस, कितने उनके नीचे आरएएस ऑफिसर, कितने डॉक्टर्स, कितने मतलब नर्सेस, कितने फार्मासिस्ट, कितने टॉप क्वालिटी एजुकेटर, मैनेजमेंट फील्ड के जो है टॉप एजुकेटेड लोग नौकरियां कर रहे, सैल्यूट ठोक रहे हैं उनको, आ रहे हैं, सर कर रहे हैं। मुझे इतना दुख हुआ कि यार ये सिस्टम
तो हम लोगों को उसी वक्त मैंने जब दुर्रू मियाँ जी के टाइम सोच लिया कि यार अपन को अगर सिस्टम बदलना है तो दुर्रू मियाँ जी वाली जो ये कुर्सी है ना, इस पे आके बैठना पड़ेगा। और उसी टाइम मैंने सोच लिया कि अब तो भैया कमर कस लो और इस सिस्टम को ही बदलेंगे, आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। मेजरली जो है आप झुंझुनू क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल झुंझुनू क्षेत्र में काफी लोकप्रिय भी है। बिल्कुल। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, झुंझुनू में ही एक मेडिकल स्टूडेंट ने ट्रेन के नीचे आकर जाकर अपनी जान दे दी। आपको पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है। मेडिकल स्टूडेंट ही था वो। रीजन क्या है किसी को नहीं पता, घर वालों को बोले कुछ पता ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं पता लोगों को। तो स्टूडेंट क्या आज भी मतलब है इतने प्रेशर में कि ये सब चीजें करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर में है। और खासकर झुंझुनू क्षेत्र में आपको क्या लगता है माहौल क्या है इस चीज को लेकर? माहौल देखिए, जो आदमी आत्महत्या करेगा या किसी की हत्या हो गई तो उसमें लोग पता है क्या करेंगे, इशू क्या बनता है, बाद में क्या निकल आता, कौन है उनकी जो है पैरवी करने। आप जैसे मैं जाऊं उसके लिए कोई पैरवी करने, आंदोलन करने या उसकी बात रखने, ठीक है। पहली बात तो इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि साइकोलॉजिस्टों की भर्ती होनी चाहिए। आज जो मानसिक रूप से दबाव में स्टूडेंट्स चल रहे हैं ना, और जो युवा चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताई ये सारी साइट्स पूरे दिन वो फोन चलाते हैं, सोशली वो खत्म हो चुके हैं। 5 घर वाले बैठे हैं, सबके पास अलग अलग फोन है, सब अपना अपना फोन चला रहे हैं, आपस में बात करने का उनके पास समय नहीं है। लेकिन वो मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब चल रहा है। तो सिस्टम भी काफी हद तक जिम्मेदार है, यही तो मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक केवल मोबाइल फोन ही रीजन नहीं हो सकता। मोबाइल फोन हर कोई यूज कर रहा है, मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप यूज बिल्कुल। पर वहीं पर हम देखते हैं कि एग्जाम देने जाते हैं, रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक हो जाता है। बिल्कुल पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया। बहुत आंदोलन किया हमने तो। मैं उस टाइम पर भी जो है बच्चे ऐसे ही कदम उठाते हैं। बिल्कुल, क्या करें। आपने हाल में मैं देख रहा था आपका इंटरव्यू, उसमें आपने इस पे बात भी की थी। बिल्कुल। तो आपने कहा था कि इसको रोका जाना चाहिए, पर किस वे में काम कर आपने इसको रोक सकते हैं? रोकने का तरीका क्या है? देखिए, क्या किया जा सकता रोकने का तो तरीका यही है। पहले तो मैं वो सुसाइडल अटेम्प्ट वाला एक बार बताता हूँ आपको कि सुसाइडल अटेम्प्ट जो कर रहे हैं अभी, उसको कैसे रोका जाए। एक तो युवाओं को जो है, एक तो इस सिस्टम से थोड़ा सा बाहर निकाला जाए। दूसरा जो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज है या साइकोलॉजिकल जो पूरा एटमोस्फेयर है, उसमें काफी चेंजेस सरकार की तरफ से भी होने चाहिए कि भाई एटमोस्फेयर में इस तरह की उनको लगना चाहिए कि केवल ये नहीं है कि आपके आज चलो सट्टा खेल लिया गलती से और उस व्यक्ति से गलती हो गई, तो अब ये नहीं है कि आप उस गलती के लिए आप आत्महत्या कर लो। आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये 10 लाख रुपए मैं कमाऊंगा और मैं अच्छी जिंदगी जी के दिखाऊंगा और सब लोगों के जीना भी। उसको, उस मनोबल को भी मजबूत करने के लिए साइकोलॉजिस्टों की भर्ती भी जरूरी है। आप साइकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट होते हैं ना जो, तो हर ग्रामीण स्तर पे और इन पे जो करें और वो समझाएं। वहां पे आजकल हर 80% लोग मेंटली डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। अभी किसी को कोई डिसऑर्डर है, किसी को कोई डिसऑर्डर है। अपन बार बार, एक ताला है, मान लो एक गेट पे ताला लगा लिया, उसको 3 बार चेक करते हैं कई बार, यार लग गया, फिर घूम के आके वापस चेक कर, वो भी एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इस तरह से मतलब जो है डिसऑर्डर जो है, मैनिक डिसऑर्डर है, वो खूब हो गए लोगों को। तो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं। तो साइकोलॉजिकली हर आदमी परेशान है, 70 से 80% लोग परेशान है। तो ऐसे में उन लोगों को जो है, ये थोड़ा साइकोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट होते हैं, वो लोग थोड़ा सा उनको सही से कर सकते हैं। अब आप देखिए कोचिंग्स हैं, इनमें देखो आप क्या हालत है। मेडिकल की जितनी कोचिंग्स हैं, नीट की जैसे कोचिंग्स हैं, इनमें रोज एक आत्महत्या हो जाती है हर दूसरे तीसरे दिन। कोटा तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो जो वो वातावरण है उनका, उस वातावरण को इस तरह का कि वातावरण भी अच्छा मिले उनको, कंसल्टेंट्स भी वहां हों, वो समझाएं। किसी को कोई लग रहा है कि डिप्रेस्ड है, हर आदमी डिप्रेशन से गुजर रहा है 70% लोग, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी सिस्टम हो गए, हर आदमी के होड़ लगी हुई कि पता नहीं मैं कितना पैसा कमा लूं, संतुष्टि नहीं है लोगों को, ये बहुत सारी चीजें। फिर दूसरी बात, पेपर लीक सबसे बड़ा कारण है। आज युवा लोन लेके पढ़ रहा है, लोन लेगा, फिर बेचारा यहाँ आएगा, एजुकेशन भी लोन से होगी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति फिर जयपुर आगे पढ़ाई करता है, दिल्ली आगे पढ़ाई करता है, तो उसका खर्चा भी अच्छा से होता है। कोचिंग्स की फीस भी बहुत हाई लेवल पे है। सरकार की तरफ से अच्छी कोचिंग्स खुले और रिलायबल पैसे में कोचिंग्स हो, या जो है उनके लिए जो है लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। एजुकेशन पे हमारा देश में अब खर्चा होना शुरू हुआ है 7-8 साल में। बाकी पहले एजुकेशन और स्वास्थ्य शिक्षा पे या स्वास्थ्य विभाग पे कोई ज्यादा विशेष कार्य नहीं हुए। अब जाके बहुत ज्यादा पैसा खूब किया है। कोरोना जब से काल रहा, उस काल के बाद तो काफी चेंजेस आए हैं कि इनको पता है कि भाई चलो हमारी वो सेना है ना जो बाहरी वाली, वो तो दुश्मनों से लड़ रही है, लेकिन कोरोना जैसा अदृश्य दुश्मन देश में घुस गया, पूरे विश्व में आ गया,
और उससे कैसे लड़ा जाएगा फिर? अगर लोगों की मौत तो उससे हो रही है, बहुत लोगों की, अभी बीमारियों से खूब लोग मर रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए भी जो हमारा मेडिकल जो आर्मी है ना, एक तरीके से मेडिकल टीम, उसको भी मजबूत करना आवश्यक है। तो बहुत सारे डेवलपमेंटल चीजें हैं। अपने चक्कर ये प्रसादी लाल मीणा जी जैसे नेता जीत के आ रहे हैं ना, चुनाव जीत जाते हैं वो जातिवाद के नाम पे जीते, चाहे कैसे भी जीत के आ जाए। अब उनको पता ही नहीं है करना क्या है। आईएएस ऐसे बैठ गए, कई 70% आईएएस आईपीएस और आरएएस ऑफिसर्स ये बड़े बड़े, फिर वो जब उनको बेवकूफ सा मंत्री मिल जाएगा तो वो भी ये चाहेंगे कि हमारा सिस्टम बैठे, और वो लोग उल्टा सीधा भ्रष्टाचार करते हैं। फिर मंत्री जी को पता नहीं रहता, मंत्री जी तो छोटा मोटा कमा के हवा में आ जाते हैं। और आईएएस लॉबी से जुड़े हुए कई जो भ्रष्ट टाइप लोग होते हैं, सबकी मैं नहीं कह रहा, काफी लोगों की कह रहा हूँ, जो ऐसे लोग होते हैं, तो वो फिर क्या है, अपने उस मंत्री जी को बेवकूफ बना के और बड़े स्तर पे घोटाले कर देते हैं। तो भर्तियों में पेपर लीक क्यों होंगे? आप बताइए, एक चीज बताइए, पेपर लीक होने के पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी ने ये नहीं देखा कि भाई युवा के साथ क्या हो रहा है। बहुत बुरे हालात है युवा के, और इतना लोन लेके पढ़ के फिर पैसे करके खर्च करके आते हैं और जिंदगियां उनकी खराब हो जाती है। उन पे क्या बीत रही होगी, ये कोई एक नेता एक दिन बैठ के सोचे ना। उनको तो उनके बच्चों के बिजनेस सेट है, तो नेताओं को तो इस चीज से विशेष टेंशन है नहीं। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन सिस्टम में एजुकेटेड लोगों को ही होना चाहिए। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम में एजुकेटेड लोगों का होना चाहिए। प्लस आप एग्जाम सेंटर कहीं रख देते हैं। अब एग्जाम सेंटर्स में आप देखिए, मान लीजिए अब 100 का स्टाफ है, 50 का स्टाफ है, उसमें एक आदमी ऐसा भी है जो 4th क्लास है मान लो, तो उसकी बेचारी 8-10 हजार सैलरी है। सबसे बड़ा सिस्टम क्या है? प्राइवेट कॉलेजेस है या कहीं भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें आप कोई भी व्यक्ति का जो आज भी जो पैसा मिलता है ना, उनको समान कार्य समान वेतन के अनुसार जो है अच्छा पैसा मिलना चाहिए जहां, तो वो पैसा जो है उनको उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं पा रहा, तो वो उल्टा सीधा करने की सोचता है। फिर अब 50% से ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है पूरी गवर्नमेंट में, आप देख लीजिए 70% ही मानिए, और वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की सैलरी है 5600 रुपए मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की, या 7000 है। तो वो व्यक्ति मान लीजिए कर रहा है, थोड़े दिन कर रहा है, फिर ऊपर से उसको ओवर बर्डन डाल देते हैं, सुबह से रात तक उससे को रगड़ते हैं बेचारे को। फिर उस व्यक्ति के पास इस तरह का कोई मौका आ गया, और वो मान लो थोड़ा सा उसकी घरेलू परेशानी चल रही है, या उसके कोई इस तरह का कोई, तो ऑटोमेटिक उसके मान लो लालच जा गया। हर आदमी तो एक जैसा नहीं है, 1000 में से 2 आदमी तो ऐसे होते ही हैं जो डिस्प्यूट मिलेंगे आपको, जिनका ये रहेगा कि मेरे पास कैसे भी जुगाड़ हो जाए। तो वो 2 आदमी जो है पेपर लीक में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और फिर वो ऑटोमेटिक गड़बड़ी कर जाएंगे। तो सिस्टम बहुत है, ऑनलाइन भी एग्जाम करवा सकते हैं ये लोग, और ऑनलाइन एग्जाम भी इतने तरीके से हो सकती है। ऑनलाइन एग्जाम से ये है कि 1 मिनट पहले सबके पास पेपर आएगा, और आप 1 लाख क्वेश्चंस डालिए ना, उसमें पूरा एक गुल्लक हो, एक वो यूं उसमें डाल के और फिर हिला के पर्ची निकालते हैं जैसे एक, तो ऐसे ही 100 क्वेश्चंस निकालिए आप, 1 लाख क्वेश्चंस डाल दीजिए, और 1 मिनट पहले उसमें से सॉफ्टवेयर बना दीजिए ऐसा जिसमें से 1 लाख क्वेश्चन है, उसमें ऑटोमेटिक 100 क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे, और सीधे 1 मिनट पहले सीधा सबके कंप्यूटर पे एक साथ में आएंगे। तो पेपर लीक कैसे होगा? 1 लाख क्वेश्चन जो आदमी याद करेगा वो किताबें ही पढ़ लेगा ढंग से, आपको पता ही है। तो इतनी जरूरत है नहीं, तो सुधारे तो जा सकते हैं सिस्टम, लेकिन सुधारने के लिए खुद सरकारें भी अपनी ओर से कदम उठाएं, क्योंकि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। आपको लगता है कि छोट-मोट ये जो पकड़ रहे हैं अपन लोग, ये पेपर लीक कर देंगे, इतना बड़ा कानून बन गया उसके बावजूद कर देंगे? बहुत बड़े लोगों का हाथ है। पिछली बार गहलोत साहब के पीए साहब ने, लोकेश शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि हाँ, गहलोत साहब को पता था, सब तरीके से पता था कि कौन पेपर लीक कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कुछ उनको पता था। और उनके जारोली था, डीपी जारोली, रीट पेपर लीक हुआ, उसमें डीपी जारोली को जब पकड़ने जा रही थी पुलिस, उससे जस्ट पहले उसने बयान दे दिया कि राजनीतिक संरक्षण में पूरे पेपर लीक हुए हैं और मैं खुलासा करूंगा। लेकिन उस व्यक्ति ने उसके बाद अचानक से वो उसको पकड़ने नहीं गई पुलिस, गहलोत साहब सीएम थे, और रोक लिया गया। और फिर उसी डीपी जारोली को आज तक कोई हाथ नहीं टच कर पाया, सारे सबूत मिटाए गए। कितने बड़े काम हुए सबूत मिटाने के भी। लोकेश शर्मा जो ओएसडी हैं मुख्यमंत्री के मेन, उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग्स दी है, सारे सबूत दिए हैं अभी थोड़े दिन पहले। तो ये हालात है, तो खुद सीएम ही इन्वॉल्व होगा तो पेपर लीक तो होंगे ही। भ्रष्टाचार की सीमा तो अपन कुछ ऐसे ही कह सकते हैं कि फिलहाल जयपुर का एक बहुत करंट टॉपिक चल रहा है, थोड़ा सा अलग क्षेत्र में चलते हैं, अपन बात करते हैं। तो फूड विभाग जो है इन दिनों जगह जगह पर छापे मार हैं जयपुर में। बिल्कुल, अब देखा जाए तो तारीफ होनी चाहिए कि वो उन्होंने अच्छा काम किया है, पर आप सोशल मीडिया पर जाकर देखो, हर वीडियो के पहला कमेंट ये होता है, लगता है यहाँ से पैसे नहीं मिले होंगे। हाँ, बिल्कुल फैक्ट बात है। तो मतलब सिस्टम ऐसा हो गया ना कि करो तो मरो, नहीं करो तो मरो। हाँ, नहीं, एक बात बताता हूँ आपको, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं ना, उनका काम होता है
खाने जो ये अलग अलग जगह पे ऐसे छापेमारी करना। अब आपको मैं बताता हूँ ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, इसकी असली जड़ बताता हूँ। हर चीज का कारण अलग ही मिलेगा, मैं बताता हूँ। अभी इन्हीं दिनों में हुए ये छापेमारी, पहले कभी नहीं हुई थी। थोड़े दिन, काफी दिन से कचरा ही खा रहे थे सभी लोग, कुछ महीनों से तो बहुत ज्यादा हाईलाइट है ये चीजें। बिल्कुल, ये कारण बताता हूँ इसका। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की 209 भर्तियां अभी निकाली गई थी, मैंने आंदोलन करके निकलवाई थी। अच्छा। आज तक जो फूड सेफ्टी ऑफिसर लगे हुए हैं ना अभी तक, वो सारे नेताओं के जैक से लगे हुए हैं। कोई तो है पैरामेडिकल का स्टाफ, कोई है नर्सिंग स्टाफ, कोई फार्मासिस्ट है, कोई डॉक्टर है। इस तरीके से जिन्होंने अपने सिस्टम जचा रखा है वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स बने हुए हैं फिलहाल, और वो ऊपर तक जो है बंदी भेजते हैं, छापे मारते हैं, ऊपर तक बंदी भेजते हैं, और जो है ऊपर तक लोग मिले हुए हैं। अब वो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की हमने भर्तियां निकलवाई आंदोलन करके। हमने सोचा कि वैलिड तरीके के जो नए युवा सेलेक्ट होके आएंगे, वो सेलेक्ट हो चुके, उनकी केवल ज्वाइनिंग बची हुई है आज, और 1 साल से वो लोग उस ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। आप सोचिए, उनको कभी कोर्ट में उलझा दिया जाता है, कभी किसी से उलझा दिया जाता है। तो वो जो छापेमारी हो रही है वो ये दिखाने के लिए हो रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। मतलब आप भी कमेंट के पक्ष में लग रहे हैं मुझे तो। जी, छापे, मैं कमेंट के पक्ष में नहीं, मैं इस चीज के पक्ष में हूं कि उन आज 209 युवाओं को रोजगार मिलता और नए युवा आते, उनको समझने में ही समय लग जाता कि भाई भ्रष्टाचार इसमें कैसे होता है, वो छापेमारी भी करते। और आप सोचिए, वो 209 लोग जो है कितने लोगों की जिंदगियां बचाते। आप सोचिए, हम लोग डेली जो खा रहे हैं, कितना भयंकर कचरा आप देखोगे ना, मैं आपको पूरा सिस्टम दिखाऊंगा। बहुत बुरी कंडीशन है, हर दूसरे आदमी को कैंसर हो चुका है, बहुत बुरे हालात हैं। हम कचरे से भी बढ़कर गई गुजरी चीजें खा रहे हैं, और वो खा लें, कचरा खा लेना, उसमें फिर बीमार नहीं होगा आदमी। लेकिन जो केमिकल्स उसमें यूज हो रहे हैं ना, जिन चीजों को, जैसे नकली दूध बनाने में, नकली पनीर बनाने में, सब्जियों को डेवलप करने में, पकाने में जो इंजेक्शंस यूज हो रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हो, इतना गंदा काम है। वो सबसे ज्यादा घातक है। आप उसको, अपन क्यों खाते हैं, फ्रूट क्यों खाते हैं? कि भी अपन को पोषण मिलेगा, ठीक है, अपने शरीर को पोषण मिलेगा। लेकिन वो फ्रूट से ज्यादा बेहतर तो हम भूखे रह जाएं, वो ज्यादा है कि उसको नुकसान नहीं होगा। जबकि पानी पी के काम निकाल लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वो फ्रूट है, वो उसमें कई गुना ज्यादा नुकसान आपकी बॉडी को कर रहा है, तो फिर क्या मतलब निकला? तो ऐसी छापेमारी सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है फिलहाल, मैं बता देता हूँ आपको। बाकी काम जो है ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो आप झुंझुनू क्षेत्र से आते हैं, जो कि किसानों और जवानों को पूरी तरीके से समर्पित है। बिल्कुल, फिलहाल के टाइम पर विधानसभा चुनाव का माहौल वहां पर है, हाँ। और आपका नाम भी काफी ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है। तो अपने क्षेत्र को लेकर क्या सोचते हैं आप? अपने और क्षेत्र कैसी तैयारी आप कर रहे हैं? जो चर्चाएं हैं आपको लेकर, वो सही है या फिर क्या असल में मामला है? जी देखिए, मैंने अभी चुनाव में अभी पार्टिसिपेट किया इस बार। मैंने एमपी का भी कोशिश की थी कि मुझे टिकट मिले, मैं प्रयास करूं, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया तैयारी करने में। पहले अगर मैं थोड़ा तैयारी में लेट नहीं होता तो शायद इस बार सांसद होता। लेकिन जो है, अभी विधायक की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। नहीं भी होंगे तो भी एमपी, एमएलए और मंत्रियों से ज्यादा हमारी चलती है, क्योंकि ईमानदार लोग हैं और आंदोलन और सड़कों पे हमने लड़ना सीखा है। तो सरकार और जो भ्रष्ट टाइप के अधिकारी हैं वो सब डरते हैं, और अच्छे से हम काम करवाना भी जानते हैं। दूसरी बात, अपने क्षेत्र के लिए मैं ये सोचता हूँ कि भाई पहली बार मेरे क्षेत्र में विकास के मुद्दे राइज होने शुरू हुए हैं। पहले कभी भी जो है विकास और डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता था, विकास की कभी बात नहीं हुई। बाड़मेर से पीछे झुंझुनू जा चुका है, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत आगे लोग हैं झुंझुनू के। झुंझुनू शिक्षा में टॉप पे है, झुंझुनू बिजनेस में टॉप पे है। आप टॉप बिजनेसमैन देख लीजिए, डालमिया, पोदार, गोयंका, जो बड़े बड़े पीरामल बिजनेसमैन हैं, वो सब झुंझुनू या झुंझुनू के आसपास के सराउंडिंग एरियाज के, जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल। टॉप 50 में शायद 10 लोग झुंझुनू के टच के मिलेंगे आपको, टॉप 100 में। अब इतने बड़े लोग होते हुए भी झुंझुनू आज वहीं का वहीं है। झुंझुनू के लोग बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन झुंझुनू आज तक भी वहीं का वहीं है, नहीं बढ़ पाया। और उसको हम इस बार क्या क्या डेवलपमेंट्स होने चाहिए, किस तरीके की वहां पे जो है अच्छे काम होने चाहिए, उनका हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुद्दे वही है। नेशनल हाईवे नहीं था, उस पर काम कर रहा हूँ। जो मेडिकल कॉलेज लेकर आया, मैं बहुत बड़े आंदोलन किए। मेडिकल नेशनल प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे बड़ा मेरा काम था, मेडिकल कॉलेज लेकर आया मैं। आज मेडिकल कॉलेज होगा तो 500 बेड का हॉस्पिटल, उसके लिए एक मान्यता, मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए आवश्यक होता है। बड़े बड़े सर्जन चाहिए, प्रोफेसर चाहिए उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो अब बच्चों को अब वहीं के वहीं जो है मेडिकल सेवाएं मिल पाएंगी।
जयपुर रेफर नहीं करना पड़ेगा, जिंदगी रास्ते में खत्म नहीं हो पाएगी किसी की, कि जयपुर रेफर करते हैं तो 3 घंटे लगते हैं। तो ऐसे में जो है बहुत सारे काम हमने पहले करवाए, पेपर लीक के खिलाफ बड़े बड़े कानून बनवाए, 2 लाख के करीब सरकारी नौकरियां और प्राइवेट रोजगार लोगों को दिलाए हैं आंदोलन कर करके और सब तरीके से मेहनत करके। और साथ में जो है अब नए हमारा ये काम है कि मेरे झुंझुनू में जैसे जिस तरीके से ज्यादा आर्मी में जाते थे लोग, तो आर्मी वाले जो जवान थे वो भी डिमोरलाइज हो गए थे, क्योंकि उन अग्निवीर योजना जो है उससे थोड़ा नुकसान हुआ बहुत सारे लोगों को, जो आर्मी की तैयारी, जो जुनून रखते थे देशभक्ति का। तो अब धीरे धीरे उसको भी वापस हमने पूरे राज्यों में राजनाथ सिंह जी से मिले और हमने बताया कि आप सभी राज्यों में जो है अग्निवीर जो 4 साल करके आता है, जो नौकरी करके आता है, तो उसको सरकारी नौकरियों में जो है लाभ दिया जाए, एक्स सर्विसमैन कोटे में गिना जाए उनको। इस तरीके की अब शुरू कर रहे हैं, कुछ पुलिस के और कुछ डिपार्टमेंट्स में उनको जोड़ रहे हैं, बाकी औरों में भी हम जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई और सभी में भी जुड़े। और भी कई मुद्दे हैं। झुंझुनू में पर्यटन स्थल भी बहुत कमाल के हैं, और इसका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ। झुंझुनू मेरा कई बार जाना हुआ है। हाँ हाँ। तो कई जो मंदिर हैं, हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है उनमें। बिल्कुल, पूरे देश से लोग वहां पर आते हैं। रानी सती मंदिर पूरे देश भर में, विश्व भर में प्रसिद्ध है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वहीं पर मंदिर के आसपास आप देखेंगे, मंदिर देखेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा। हाँ। लेकिन वहीं पर कुछ पुरानी बावड़ी, कुछ कुंड इस हालत में है कि आम आदमी वहां पर जाने की सोच भी नहीं सकता। हॉरर मचवाने लगी है उनमें। बिल्कुल। तो उनको लेकर मैंने भी एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी, ट्वीट भी किया था मैंने। प्रशासन को भी टैग किया, और नेक्स्ट टाइम जब मैं गया कि कुछ हुआ है नहीं हुआ, तो उस पर लॉक लग रखा था। बिल्कुल। तो मतलब एक ही चीज पर ध्यान दिया जा रहा है, और बाकी जो इतना हेरिटेज है वो पूरी तरीके से लॉक पड़ा है। आप देखिए जिम्मेदार कौन है कुछ नहीं पता। झुंझुनू की जो हवेलियां है ना, बिल्कुल, वो मतलब आप मानेंगे नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड में ऐसी हवेलियां नहीं मिलेंगी, ऐसी हवेली। बहुत सारी प्राइवेट और बाहर से लोग, हाँ प्राइवेट भी है और वैसे भी है। सरकार को उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। ये मुद्दा मैंने अभी उठा रखा है। मंडावा में आप देखिए, जैसे पीके की शूटिंग हुई मंडावा, बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है, शूटिंग हब बन चुका है। बिल्कुल, शूटिंग हब्स। तो मैंने ये भी डिमांड रख रखी है कि भी मंडावा जो है उसको जो है फिल्म का जो एरिया रख के, और उस हिसाब से जैसे फिल्म कॉलोनीज बनाई जाती हैं उस तरीके से कुछ स्पेशल रूप से डेवलप कर सकते हैं अपन। दूसरा जो है, जो बावड़ियां और जो जितने भी अभी कुंड वगैरह हैं जो बहुत बुरे हालात में हैं, उनके भी हमने खूब वीडियोग्राफी करी है। पर्यटन मंत्री, अभी केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी बने हैं, और राजस्थान में पर्यटन का काम देख रही हैं दिया कुमारी जी। दोनों को मैंने इन मामलों में टच किया है, और मैंने झुंझुनू की, चाहे मैं एमएलए बनूं नहीं बनूं, जैसी भी सिचुएशंस रहे, लेकिन जबान का पक्का हूं। मैंने विश्वास दिलाया है लोगों को कि भी इन सब चीजों को हम चेंज करके दिखाएंगे। तो हम भागदौड़ कर रहे हैं। पर्यटन मंत्रियों ने, दोनों ने ही अभी हमें आश्वासन भी दिया है कि हम इन मामलों में काम करेंगे, और कुछ बजट हो सकता है इस 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है सैंक्शन उनके लिए हो जाए, और उनको किस तरह से डेवलप करके और आगे चल के कैसे पर्यटन रूप में भी विकसित कर सकते हैं, तो वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अच्छा काम करेंगे। झुंझुनू के लिए अभी लग रहे हैं। बाकी झुंझुनू के ओवरब्रिज, ऐसे तो बहुत सारे काम है जो जिनको हम जल्द से जल्द, रेलवे मिनिस्टर से मिले हैं, रेलवे का आवागमन बहुत कम है झुंझुनू में, तो वो अभी तेज करवा रहे हैं। प्लस जैसे पिलानी में रेलवे स्टेशन नहीं था, वो बनवाया है, अभी काम चालू करवाया अभी, और बहुत जल्द करवाएंगे। उसमें सभी मिनिस्ट्री लेवल पे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे कि किसी भी फील्ड में कोई भी जाता है, लाइक कोई एक्टिंग में जा रहा है तो शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को आदर्श मानता है। हाँ। कोई म्यूजिक में जा रहा है तो किसी सिंगर को आदर्श मानता है। आप राजनीतिक क्षेत्र में किसको आदर्श मानते हैं? राजनीति के क्षेत्र में तो देखिए, अभी तक मैं इसलिए ज्यादा लोगों को विशेष रूप से नहीं मानता कि जो है जातिवाद और इनके नाम पे जो है अभी तक मेरे समक्ष जो है लोग आते हैं, जातिवाद, पूंजीवाद, भ्रष्टाचार, इनमें ज्यादातर लिप्त पाए गए हैं। वैसे पॉलिटिकली अगर देखूं तो थोड़ा बहुत मुझे मोदी जी प्रभावित करते हैं, और मोदी जी को मैं पसंद करता हूं काफी हद तक, क्योंकि मोदी जी काफी स्कीम्स अच्छी लाए, चाहे 370 से ले लो, चाहे अदर जो है देश के लिए काम करने की बातें हो, तो जैसे विदेशों में जो हमारी आज साख बनी है, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टमेंट भी खूब आने शुरू हो गया। लोगों को अभी पता नहीं कि WHO तक को काफी हद तक इंडिया ने हायर कर लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, और उससे जो हमारे देश में पैसा आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अभी लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए आगे। जैसे कि अपन बात कर रहे थे तो काफी सारे गंभीर मुद्दों पर अपन ने बात की है, लेकिन एक
पर्सनैलिटी होती है व्यक्तिगत रूप से। हाँ, जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो या फिर नॉर्मली कोई काम नहीं होता, तो व्यक्तिगत रूप से कैसे हैं आप? मतलब दोस्तों के साथ किस टाइप का आपका बिहेवियर है? दोस्तों से तो बिल्कुल फ्रैंक है, एक दूसरे से हेल्पिंग नेचर है। किसी की थोड़े से भी दिक्कत होती है तो फिर देखी नहीं जाती कि इसकी मदद करनी चाहिए, शुरू से ही इस तरह का नेचर रहा है। फिर मस्त रहने वाले लोग हैं कि भी मस्त रहना चाहिए इंसान को, साथ कुछ नहीं जाएगा। जो जीवन है काटो मत, जियो। हाँ, उसमें आप गलत काम मत करो, लेकिन जैसे नशे से दूर रहो, और जो अलग से जैसे जो ये छेड़छाड़ और इन सब चीजों से दूर रहना, प्लस अपनी बात पे रहो, कायम रहो। हमें ऐसे लोग पसंद है जो अपनी बात पे कायम रहें, अपनी बात पे रहें। और फिटनेस को लेकर कुछ है, क्योंकि बढ़िया बॉडी वॉडी बना रखी है मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, बॉक्सिंग खेलता था पहले, किक अच्छा। बॉक्सिंग खेला है, वुशु खेला है, इंटरनेशनल खेला है, भूटान चैंपियनशिप जीती है। और बहुत मेहनती रहा हूँ, स्पोर्ट्स में ही ज्यादा इंटरेस्ट था पहले। और फिर उस टाइम ही मैं इलेक्शन जीत गया, तो फिर थोड़ा राजनीतिक फील्ड में आ गया। तो फिर थोड़ा एक चोट लग गई थी थोड़ी एक बार, तो थोड़ा सा ब्लड क्लॉट हो गया था, तो उसके बाद थोड़ा बेड रेस्ट दिया था, उसके बाद मेरा थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जयपुर में फैन फॉलोइंग भी बहुत कमाल की है आपकी। एक मैं जैसे कि आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास मैंने आपको कई बार देखा है, तो स्टूडेंट एकदम चारों तरफ लाइन लगा के खड़े रहते हैं आपके। हाँ हाँ हाँ, और बढ़िया, मतलब एक वो तो प्यार है जी बच्चों का, सभी भाइयों का, छोटे भाइयों का। और जो साथी लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, तो उनके विपरीत परिस्थितियों में जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो वो हमें याद करते हैं, और हम तुरंत से झटाक से पहुंच जाते हैं। कई सारे बच्चों से बात की और आपके कई मित्रों से मैंने बात की, तो सबने यही बताया कि हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर है। चाहे आधी रात को फोन करो, समस्या का समाधान मिलेगा तुरंत। बस वही हमारी ताकत है और वही हमारी शक्ति है। वही लोग हैं जो जिन साथियों के लिए हमने काम किया, वो सभी साथी लोग साथियों के लिए नहीं, देश, उनको पता है कि देश के लिए सोचने वाला व्यक्ति है। और कूट कूट के जो है देशभक्ति भरी हुई है, क्योंकि झुंझुनू की वीर दर्रा से आते हैं, जहां से रोज हर तीसरे दिन एक शहीद तिरंगे में लिपट के आता है। तो शुरू से जो वो देखा है माहौल, जिस तरीके से आर्मी में सबसे ज्यादा झुंझुनू के लोग हैं, वो तो एक तो देशभक्ति का, फिर ऊपर से थोड़ा फ्रैंक माइंड, और थोड़ा दोस्तों के साथ बढ़िया ऐसे पसंद है कि भाई अभी दोस्त आ गए तो फिर कहीं कोई बड़े मंदिर घूमने चले गए, कभी कहीं पहाड़ पे चले गए, और भाई जाके वहां बैठ के आराम से स्कॉर्पियो लगाई, साइड में कुर्सियां डाली, और कहीं पे सुनसान में चाय बनाई, चाय बना के पी रहे हैं, कॉफी बना के पी रहे हैं। नहीं, जो पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं, गाड़ियों का बड़ा शौक होता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल। आपको है जी? गाड़ियों का शौक तो है, लेकिन गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए। आप देखिए जितने छात्र नेता आते हैं, अब 10-10, 20-20 फॉर्च्यूनर दौड़ रही हैं, उसमें 70% ऐसे लोग दौड़ा रहे हैं जो 2 नंबरों का काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं। आप अपनी मेहनत से अच्छे बिजनेस करके उससे लाइए ना गाड़ी। आपके पास कौन सी कार है? अभी मेरे पास स्कॉर्पियो है, और जो है वैसे शौकीन जो सिडान गाड़ी भी अच्छी लगती है। और है आपके पास? हाँ, होंडा सिटी है और अच्छा। स्कॉर्पियो है। वैसे तो खैर जैसे पसंद तो जैसे हैमर ज्यादा है। हाँ। गाड़ी शुरू से हैमर, बचपन से छोटे थे तब से हैमर पसंद थी, देखते थे यार हैमर गाड़ी होती है, छोटे थे तब से तो। और बाकी हैमर के थोड़े लुक में डिफेंडर भी आती है, डिफेंडर भी ठीक लगती है। पर यह है कि भाई ठीक है, सही से अगर कोई चीज करके, अगर अच्छे से कोई बिजनेस किया जाए और उसके बाद अगर कोई चीज हासिल हो, ऐसे उल्टा सीधा काम करने को तो हम लोगों का इतना नाम हो चुका कि हम चाहें तो कल की तारीख में गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, लेकिन कभी गलत काम करने की सोची नहीं। मतलब इन फ्यूचर सारी सिचुएशन सही रही तो डिफेंडर भी आने वाली। अब डिफेंडर से भी हो सकता है कोई और अपग्रेड हो जाए तो वैसे तो मन तो ज्यादा विशेष इनमें नहीं रहता। ऐसे भी लोग, ऐसा भी हूं मैं तो कि रात को मैंने फुटपाथ पे भी गुजारी है, आंदोलन के दौरान धरनों में नीचे भी सो जाता हूँ। गाड़ियों से कोई ज्यादा विशेष वो नहीं रहता कि भी इतना। जैसे कि हाल ही में मैंने अभी एक टेलीविजन एक्टर, उनका इंटरव्यू लिया था। हाँ हाँ। तो उन्होंने मैंने उनसे पूछा था किस चीज का शौक है, तो उन्होंने बोला कि मुझे नई नई वॉचेस जो है वो इकट्ठी करने का शौक है। उनके पास अच्छा खासा कलेक्शन है। एक टाइम के बाद जो है शौक, जब आप स्टेबल हो जाते हैं। शौक तो देखो, मेरा शौक आपने अगर पूछा है आपको, शौक तो मेरा सेवा का है, लोगों के लिए। जन सेवक वर्ड यूज करते हैं नेता। आप सोचिए, जन सेवक वर्ड का उनको अर्थ भी नहीं पता होता। सेवा अगर कोई करता है ना, तो मैं रियल सेवा अगर बताऊं तो मेडिकल प्रोफेशन में की जाती है, नर्सेज करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, जो प्रॉपर एक पेशेंट की जो सेवा करते हैं ना, उसको सेवा मानता हूं मैं तो सबसे ज्यादा। अगर कोई किसी बड़ी सबसे सेवा मानता हूं तो लेकिन जो जनसेवक हैं वो सेवा के बदले है ना, जो है स्वार्थ ज्यादा देखते हैं आज की दुनिया में। और वो सेवा तभी करते हैं जब उनके पास खूब सारा पैसा हो गया, उल्टा सीधा पैसा हो गया, चाहे जैसी पैसे
कर रहे हैं और फिर जो कमा लिया उल्टा सीधा, फिर वो उनको पावर चाहिए होती है या उनको पॉलिटिक्स के जरिए बिजनेस करना रहता है, तभी वो लोग जो है वो पॉलिटिक्स में आते हैं। फिर तो इस तरह के जी आपका काफी टाइम ले लिया मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। पर जो स्टूडेंट है या फिर राजस्थान की युवा है, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, कोई हेल्प आपसे चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल, एक तो भरत बेनीवाल फेसबुक आईडी भी है, ट्विटर अकाउंट भी है, इंस्टा भी है, यूट्यूब भी है। तो आप डीएम का रिप्लाई कर देते हैं? बिल्कुल रिप्लाई करते हैं, और फोन नंबर भी उनमें बकायदा लिखा हुआ है, 9309393793। पर्सनल नंबर है या फिर ये है तो पर्सनली मैं ही रखता हूं, और इस पे कोई समस्या व्हाट्सएप पे लिख के आ जाती है, हम तुरंत प्रभाव से उसको जो है सॉल्यूशन भी करते हैं, और हमारी प्रयास रहता है कि हम तुरंत प्रभाव से करें। अगर कोई मान लो हम नहीं कर पा रहे तो भी हम कोशिश करते हैं कि उसका कोई ना कोई लिंक निकाल के उस समस्या का हम समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो आपको काफी समय मैंने आपका ले लिया। बिल्कुल, तो आपको आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू रजत जैन जी, और आप इसी तरह से युवाओं के मुद्दों को भी अपने इंटरव्यूज के माध्यम से राइज करते रहें। बहुत अच्छे से आप, मेरे को लगा था कि वास्तव में अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है, और रियल में अच्छा हुआ, क्योंकि जैसे अब इंटरव्यू खूब लोग लेते हैं, लेकिन जो है यूनिक इंटरव्यू देने का जो मन करता है, तो उस तरीके का इंटरव्यू ये हुआ है। तो इसी बात पे बोल दीजिए हमारी ऑडियंस को कि चैनल को भी सब्सक्राइब बिल्कुल, चैनल को भी आप लोग, रजत जैन भाई जो है इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। साथ में जो है ऐसे युवाओं को देश की भी जरूरत है जो सही मुद्दों को राइज करते हैं और सही लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। धन्यवाद साथियों, बेस्ट ऑफ लक।